सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब अपने परिवार सहित अच्छे होंगे। मैं संतोष राजौरा कक्षा 7 विषय हिंदी के पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियाँ। इस पाठ के लेखक हैं श्री वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के विषय में जान लेते हैं। जैसा कि पाठ के शीर्षक से पता चलता है कि लेखक इसमें हिमालय की बेटियों के बारे में बताते हैं। हिमालय को पिता के रूप में दर्शाया है और नदियों को बेटियों के रूप में दर्शाया है। इसमें लेखक ने इन सब को मानवीयकरण के रूप में दर्शाया है। मानवीयकरण जैसे कि हिमालय पर्वत को पिता के रूप में बताया है और उससे निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में दर्शाया है। इसी को कहते हैं मानवीयकरण। अनेक प्राचीन कवियों ने भी प्रकृति के इस रूप को मानवीयकरण के रूप में दर्शाया है। जैसे कालिदास ने मेघ को अर्थात बादल को दूध के रूप में दर्शाया है। तो ये सब मानवीयकरण होता है। आगे, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थीं। लेखक कहते हैं कि मैंने उन नदियों को अभी तक तो दूर से देखा था और देखने में गंभीर मतलब शांत और बहुत ही शांत देखने में लगती थीं। संभ्रांत मतलब कुलीन महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। यानी कि जब वे कुलीन महिला की भांति लगती थी तो उनके दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। लेखक कहते हैं कि जब मैं नदियों में डुबकियाँ लगाता था तो उन्हें माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह लगता था नदियों का पानी। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थे। लेखक कहते हैं कि जब वो हिमालय पर्वत पर घूमने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ पर उन नदियों को कुछ और रूप में ही देखा। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। लेखक कहते हैं कि यहाँ हिमालय पर्वत पर तो ये नदियाँ दुबली पतली सी हैं और जब वे मैदान में उतर जाती हैं तो वो बहुत ही विशाल हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर हिमालय पर्वत पर जब मैं इनको देखता हूँ तो ये बहुत ही उछल रही हैं, कूद रही हैं, खिलखिलाकर हंस रही हैं और जब ये मैदान में जाती हैं तो ये सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, इनका ये उछलना कूदना। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। विस्मय अर्थात आश्चर्य, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कहते हैं कि जब मैं किसी लड़की और कली यानी कि फूल की कली को देखता हूँ तब भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि हिमालय की इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। यानी कि वो अपनी बाल लीलाएं दिखाती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्ति है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो यहाँ पर ये पहले वाले पैराग्राफ में ये छोटी थी, बाल लीलाएं दिखा रही थी, अब इसमें थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, किशोरावस्था को प्राप्त हो गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये कहाँ भागी जा रही हैं, कहाँ इनका लक्ष्य है जिससे ये बेचैन हो रही हैं। ये अपने महान पिता के विराट अर्थात विशाल प्रेम को पाकर भी तृप्त नहीं हो रही हैं। अर्थात कौन होगा जो इनकी ये प्यास मिटाएगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज
उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो वो कह रहे हैं कि जब ये छोटे छोटे पौधों से, हरी हरी घाटियों से और आदित्यकाएं यानी कि ऊपर का भाग, पहाड़ के ऊपर का भाग, सरसब्ज यानी कि हरा भरा, उपत्यकाएं यानी कि घाटियां, यहाँ पर ये सब अपनी बाल लीलाएं दिखाती थी। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। वही कह रहे हैं जब वे खेलते खेलते जब बहुत दूर निकल जाती हैं और देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर वहाँ पर जब इन्हें अपनी बाल लीलाओं का याद करने का मौका मिलता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनाता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार पिता अपनी बेटियों की चिंता करते हैं, उसी प्रकार हिमालय पर्वत भी अपनी नटखट बेटियों की चिंता करते हैं कि वे कहाँ चली गई हैं इतनी दूर, और क्या मतलब कोई परेशानी तो नहीं है। इस तरीके से वो चिंता करते हैं, लेकिन वो मौन रहते हैं। आगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नाम ऐसे हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक तो यहाँ पर दो नदियाँ हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु नदी पंजाब प्रांत से बहते हुए सागर में मिलती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पर इन्होंने ऐसे नाम दिए हैं। ये सब छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचती रहती हैं। किसके सामने? हिमालय के सामने। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि वास्तव में ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। वे कह रहे हैं कि ये स्वयं कुछ नहीं है, यानी कि जो हमारा दयालु हिमालय पर्वत का दिल है, दिल अर्थात जो उस पर बर्फ जमी हुई है, वो धीरे धीरे बूंदों के रूप में पिघल कर बहता रहती है ना। वही उन्हीं से इन छोटी छोटी नदियों का निर्माण हुआ है, अर्थात वे स्वयं में कुछ नहीं हैं। वे सब हमारे हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। वो कहते हैं कि वह समुद्र कितना सौभाग्यशाली होगा जिसे पर्वतराज की ये दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, यानी कि मौका मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। लेखक कहते हैं कि जिन्होंने मैदान में ही नदियों को देखा होगा तो उन्हें तो पता नहीं कि ये अपनी बाल लीलाएं कैसे दिखाती हैं हिमालय पर्वत पर। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो। वो कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर जब ये उछलती कूदती इधर उधर भागती रहती हैं, धाराएं बहती रहती हैं, तो ये सब तो पहाड़ी लोग इन्हें देखते ही रहते हैं। उनके लिए भले ही आकर्षक न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, यानी कि ऐसा आकर्षक लगा कि वह रूप की हिमालय को ससुर
और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक कहते हैं कि मुझे तो ये दृश्य इतना लुभावना लगा कि हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई भी झिझक नहीं होती है। यानी कि समुद्र को दामाद बताया गया है और हिमालय पर्वत को पिता। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, बेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदिन तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। इसमें महाकवि कालिदास ने महाकाव्य लिखा था। महाकवि कालिदास ने मेघदूत नामक महाकाव्य लिखा था। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी को मिलाने के लिए मेघ को दूत के रूप में दर्शाया था। यानी कि मेघ अर्थात बादल को दूत के रूप में दर्शाया था। यक्ष और यक्षिणी को संदेश भेजते हैं और इस कार्य के लिए मेघ को दूत बताते हैं। अतः लेखक ने इन सभी को मानवीयकरण दर्शाया है। प्राचीन काल में भी कालिदास जैसे लेखकों ने भी प्रकृति के इस रूप को मानवीयकरण के रूप में दर्शाया है। जैसे मानवीयकरण मेघ को दूत के रूप में दर्शाया है। तुम्हारी और कहते हैं कि हे मेघ, तुम बेत्रवती नदी की साइड जाओ तो प्रेम का प्रतिदान अर्थात वर्षा देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। इसमें कहते हैं कि यह बात इन चंचल नदियों को देखकर अचानक याद आई कि पुराने यानी कि प्राचीन महाकवि ने भी नदियों को सचेतन यानी कि जो जिसमें चेतना होती है उसका रूप पसंद था, ना कि अचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। इसमें कहा है कि प्राचीन काल में भी जो लेखक थे उन्हें भी ये जो प्रकृति का दृश्य था उन्हें मानवीयकरण के रूप में देखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि ये सब निर्जीव है, उन्हें सब ये सजीव सी लगते थे। तो उन्होंने कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। यदि वह जुदा जुदा देखेगा तो निर्जीव ही सोचेगा, सजीव नहीं। आगे काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। यानी कि प्राचीन काल में भी कवि प्रकृति को मानवीयकरण में देखते थे और अब आधुनिक युग में भी काका कालेलकर जैसे जो कवि हैं उन्होंने भी नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप को देख लें तो क्या हर्ज है। वो कहते हैं कि काका कालेलकर ने तो नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी कि संसार की माता। जैसे कि पृथ्वी पर जल है तो जल ही जीवन है, तो नदियों को लोक माता कहा है। किंतु वो कहते हैं किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चले, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा कि माता ठीक, माता कहाँ है, फिर बेटियाँ कहाँ हैं, फिर प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है। उन्होंने कहा कि ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। वो कौन सा धागा है? बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, क्या दिया है? बहन का स्थान।
यानी बहुत सारे कवियों ने, किसी कवि ने लोक माता का स्थान दिया है, किसी कवि ने बेटियों का स्थान दिया है, किसी कवि ने प्रेयसी का स्थान दिया है और किसी ने बहन का स्थान दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई कि तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि एक दिन मेरी ऐसी मंशा हुई, यानी कि उनकी मन उचट गया था, यानी कि उनका मन नहीं लग रहा था, उनकी तबीयत ढीली थी। तो अचानक उन्हें याद आया कि सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया, यानी कि वे सतलुज के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, यानी कि दोपहर में उन्होंने पानी में अपने पैर नीचे लटका दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, यानी कि कुछ देर बाद ही उन्हें उस जल से कुछ महसूस हुआ, यानी कि उनको जो पीड़ा हो रही थी उसमें असर हुआ। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा, यानी कि जब उन्होंने अपने पैर पानी के अंदर डाले तो थोड़ी ही देर में उनका मन और शरीर तरोताज़ा हो गया। तो वे गुनगुनाने लगे, मैं गुनगुनाने, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। वो कहते हैं कि हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला अद्भुत है। हुआ मुद्रित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। वो कहते हैं तुम्हारे शीतल जल में स्पर्श से ही मेरा मन प्रसन्न हो गया, वह खुमारी दूर हो गई, यानी कि जो बेचैनी थी या जो भी सुस्ती थी वह सब दूर हो गई। मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ, यानी कि तुम पर बलिहारी हूँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, यानी कि कहते हैं कि तुम हिमालय की बेटी हो तथा हिमालय तुम्हारे पिता हैं, वह तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं, वह सदैव शांत रहते हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। वह कहते हैं वह प्रकृति रूपी नटी के द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र पर एक अनोखी छाप है, यानी कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए वे एक सुंदर दृश्य हैं। हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तो बच्चों, आज हमने पाठ 3 हिमालय की बेटियां पाठ को समझा। आप इसे पुनः दोहराएंगे। धन्यवाद।